Hello friends, welcome to my channel Simple Economics. Here you can learn economics in a very simple and easy way. So let's start. तो आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की. कॉम्पिटिटिव मार्केट्स क्या होती हैं ये देखते हैं. अब एक मार्केट के अंदर बहुत से सेलर हैं और बहुत से बायर्स हैं, और जो सेलर हैं वो एक ही टाइप का गुड बेच रहे हैं. तो प्राइस बेस्ड कंपटीशन नहीं होगा यहां पर, क्योंकि वो गुड एक ही टाइप का है, उसको बनाने के लिए कॉस्ट भी एक ही जितनी लगती है. तो जो सेलर और बायर बहुत सारे हैं, उनका इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस पर नील होगा. कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा उस मार्केट प्राइस को. मान लीजिए एक सेलर कहता है कि आपको मैं पी प्राइस अगर मार्केट में है तो आपको पी प्राइस से कम पे गुड एक बेचूंगा, तो वैसा नहीं हो सकता. जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है उसी पे ही इसे बेचना पड़ेगा कोई भी गुड, और जिस प्राइस पर वो बेच रहा है उसी पे इस बायर को खरीदना पड़ेगा. तो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट ये सब प्राइस टेकर्स हैं, मतलब कि सेलर जो है उसको प्राइस जो पूरी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसी पे ही बेचना है, और जो बायर है जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है उसी पे ही गुड को खरीदना है. वो लोग हैं प्राइस टेकर्स. क्यों? क्योंकि सेलर और बायर की क्वांटिटी या फिर उनका नंबर इतना ज्यादा है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. अब ये तो हो गई बात कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर्स और बायर्स कितने सारे होते हैं. दूसरा ये हो गया कि हमारे पास कि गुड्स जो होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं, या बोलें कि सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं या सेम प्रोडक्ट होते हैं जिनका कॉस्ट सेम होता है हर एक सेलर को. थर्ड चीज क्या आती है कि जितनी भी फर्म्स हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो फ्री हैं मार्केट को एग्जिट करने के लिए, या अगर कोई फर्म ज्वाइन करना चाहती है मार्केट को तो वो भी फ्री है ये काम करने के लिए. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस मार्केट में, कोई भी नहीं रोक रहा उन्हें ना मार्केट में आने से ना मार्केट से जाने से. अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमने करना है. एक जो बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो प्रॉफिट से पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है. अब अगर मैंने एक गुड बेचा 5 रुपए का, अब वो एक गुड बेचा तो ये मेरा रेवेन्यू है 5 रुपए. अगर 5 रुपए में मैंने 2 गुड बेचे तो मतलब 5-5 रुपए के अगर मैं 2 गुड बेच रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू क्या आ रहा है? 5 इंटू 2, ये कितना आ रहा है? 10 रुपीज. तो ये 10 रुपीज मेरा टोटल रेवेन्यू है जितना मैं अर्न कर रहा हूं अपना सामान बेच के. तो ये है हमारे पास टोटल रेवेन्यू जितना मैं अर्न कर रहा हूं सामान बेच के, जो कि इक्वल होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी की, जितना मैं सामान बेच रहा हूं एट प्राइस पी. और क्योंकि हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है, या कि हम कहें कि प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड कर चुकी है और सेलर जो है वो प्राइस टेकर है, तो प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा. टोटल रेवेन्यू विल ओनली डिपेंड अपॉन दी क्वांटिटी. तो टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्वांटिटी के. अब हमने पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट अगर होता है तो एवरेज प्रोडक्ट भी होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी होता है. ऐसे हमने कॉस्ट में भी पढ़ा था, ऐसे ही रेवेन्यू में भी होता है. अगर टीआर हमारे पास प्राइस इनटू क्वांटिटी है तो हमारे पास एआर जो है वो है प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. क्योंकि प्राइस हम प्राइस टेकर है एज अ सेलर, तो प्राइस कांस्टेंट है, तो एआर कितना आएगा? एवरेज रेवेन्यू कितना है? प्राइस के इक्वल. ऐसी अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें वो होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो सपोज अब चेंज इन क्वांटिटी क्यू हुई है तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा? अगर पहले हम क्यू डैश यूनिट्स बेच रहे थे और हम क्यू डबल डैश यूनिट्स बेच रहे हैं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? पी क्यू डबल डैश हो गया. और चेंज कितना आया? माइनस पी क्यू डैश, क्योंकि मैं पहले पी क्यू डैश यूनिट्स बेच रहा था, क्यू डैश यूनिट्स बेच रहा था, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था? पी क्यू डैश. अब मैं क्यू डबल डैश यूनिट्स बेच रहा हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? पी क्यू डबल डैश. चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई है? क्यू डबल डैश माइनस क्यू डैश. तो ये हमारे पास कितना आता है?
P के बराबर। इसका मतलब इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारे पास AR इज इक्वल्स टू MR होता है किसके बराबर पे, प्राइस के। और प्राइस क्योंकि गिवन है तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। अब इसको हम ग्राफिकली भी एक बार देखते हैं टोटल रेवेन्यू को। एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड सोल्ड और यहां पे हम रखते हैं टोटल रेवेन्यू या फिर जिसको बोले हम रेवेन्यू। अब क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी लीनियरली इंक्रीज होगा। तो ये है मेरे पास टोटल रेवेन्यू कर्व जो कि एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। क्यों? क्योंकि जब मैं जीरो क्वांटिटी सेल करूंगा तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू भी जीरो होगा। और क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इसकी स्लोप होती है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और किसके बराबर है कि जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है मार्केट में उसके बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू। और क्योंकि हमारे पास AR भी प्राइस के इक्वल है इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक ही कर्व है, दोनों ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो ये है हमारे पास टोटल रेवेन्यू कर्व इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और ये है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब हम देखते हैं कि डिसीजन कैसे लिया जाता है कि कितने गुड प्रोड्यूस होने चाहिए, एक सेलर ये डिसीजन कैसे लेता है। तो जो प्रॉफिट होता है हमारे पास वो होता है टोटल रेवेन्यू जितना मैं कमा रहा हूं माइनस जितना मैंने उस गुड पे खर्चा है। TR माइनस TC हमारे पास प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए कर रहा हूं इसलिए ये TTR बाय DQ होगा और ये DTC बाय DQ होगा। और हमें पता है ये होता है स्लोप ऑफ TR कर्व और ये होता है स्लोप ऑफ TC कर्व। स्लोप ऑफ TR कर्व किसके बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। और स्लोप ऑफ TC कर्व किसके बराबर है? हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। तो हमारे पास जो कंडीशन निकल के आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो आती है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जिस आउटपुट पे ये होगा हमारे पास कि जितना मैं एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने में या एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में लगा रहा हूं पैसा उतना ही मुझे मिल रहा है, उतना ही रेवेन्यू मिल रहा है, उतने ही पोजीशन पे मैं प्रोड्यूस करूंगा। सपोज ये पोजीशन है Y स्टार और हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। तो ये है हमारे पास प्राइस। और अभी हम आगे देखेंगे कि जो हम जब प्रॉफिट लेके आते हैं तो किस हद तक प्रोड्यूस करते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में कहां तक प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है हमारा प्राइस जब बराबर हो जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट के। ये हम अभी आगे देखेंगे। तो अब इसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें या फिर कर्व्स देखना चाहें कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है तो ये देखते हैं हम। यहां पर हम रखेंगे क्वांटिटी, यहां रखेंगे प्राइस। अब प्राइस क्योंकि मार्केट में कांस्टेंट है और बराबर किसके है? MR और AR के। सपोज प्राइस है P तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है? कुछ ऐसा। ये ATC ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? ऐसा। और हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? ऐसा। तो अब मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्वल होंगे हम उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब ये दो जगह पे इक्वल आ रहे हैं, एक यहां पर इक्वल आ रहा है Q और एक हमारे पास इक्वल आ रहा है इस क्वांटिटी पे जो कि है Q स्टार। तो अब हम ये वाली क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में या इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम प्रोड्यूस करें तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज
हो रही है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तब तक हम वो वाला पोजीशन नहीं लेंगे, हम राइजिंग पोर्शन पे जाएंगे जहां पर मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है और एमआर के इक्वल हो रहा है, हम वो वाला आउटपुट चूज करेंगे जो इसमें आउटपुट आ रहा है क्यू स्टार। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस प्राइस अगर हम करेंगे तो ये है हमारे पास नेगेटिव प्रॉफिट, मतलब जितना मैंने कॉस्ट लगाया उतने में से प्राइस अगर माइनस कर दिया और प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, या बोले P माइनस एटीसी जो होगा हमारे पास ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पाई, तो ये प्रॉफिट होगा। अगर हम इस कर्व में देखना चाहें तो यहां पर प्राइस P है और हमारा कॉस्ट जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, ये डिस्टेंस पूरा, तो हमारे पास P माइनस एटीसी किया तो ये एरिया आया हमारे पास, ये वाला एरिया आया, ये क्या है, प्रॉफिट, ये है हमारे पास प्रॉफिट। अगर यहां पर ना कर्व होकर एटीसी ऊपर होता तो हमारे पास ये वाला एरिया क्या होता, लॉस, और अगर हमारा एटीसी जो है वो टेंजेंट होता हमारे एमआर और एआर से तो हमारे पास क्या आता, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। तो ये है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन शॉर्ट रन फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म। अगर अब हम बात करें कि सप्लाई कर्व कैसे बनता है एक कॉम्पिटिटिव फर्म का, तो हम वो देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो शटडाउन का डिसीजन कैसे लेती है। शटडाउन होता है शॉर्ट रन में कि आपने क्वांटिटी बनानी अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी। एग्जिट होता है लॉन्ग रन में कि आप मार्केट से एग्जिट करके। तो अभी हम बात करेंगे शटडाउन डिसीजन की। सपोज ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट। सिमिलर अब हमारे पास ये आएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट के, यानी कि ये वाली पोजीशन, तो हम यहां पे प्रोड्यूस करते हैं। हम यहां पर प्रोड्यूस कब तक करेंगे शॉर्ट रन में, जब तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो पा रही है, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी होती है हमारे पास। तो अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं भी हो पा रही तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बंद करते हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट का तो लॉस है ही है और वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट जितना भी नहीं कमा रहे, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना भी नहीं कमा पा रहे, तो हमारा लॉस है। अब अगर हमारी प्रोडक्शन इस पॉइंट पर होती तो हम बिल्कुल जीरो, उतना ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ रिकवर कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो हम सप्लाई कहां पे कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर जो भी प्राइस होगा हम उस पर सप्लाई करेंगे। और सप्लाई कैसे करेंगे, जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी भी राइट में शिफ्ट होती रहेगी। तो हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कौन सा पार्ट है, हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये मार्जिनल कॉस्ट है जो कि ऊपर है, इसके कर्व के एबीसी कर्व के ऊपर वाला पोर्शन मार्जिनल कॉस्ट का हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म है। इसके नीचे क्योंकि हम प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रहा और फिक्स तो वैसे ही नहीं हो पा रहा, फिक्स को हम कंसीडर भी नहीं कर रहे शॉर्ट रन में अपना डिसीजन लेने के लिए। तो ये है हमारे पास सप्लाई कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन। पर अगर अब हम लॉन्ग रन की बात करें तो ऐसा नहीं होता। पहले हम इसको एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं कि जब तक हमारा प्राइस जो है वो ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब तक हमें ठीक है। यानी कि जब तक मेरा टोटल रेवेन्यू, जिसको बोले टोटल रेवेन्यू, मेरा प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो जब हमारा कम हो जाएगा किससे, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है उससे, तब मैं अपना शटडाउन डिसीजन लूंगा। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो P लेस देन एवीसी आ गया। इस पॉइंट पर आके, मतलब जब मैं प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया, मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा,
तो इस पॉइंट पर आकर मैं अपनी प्रोडक्शन रोक दूंगा, मैं शट डाउन कर दूंगा अपनी फर्म को, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन रोक दूंगा इन शॉर्ट रन। अगर हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात करें तो उस सप्लाई कर्व से पहले हम देखते हैं कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है और क्या प्रॉफिट आते हैं वहां पर। अब यहां पर वही सेम क्वांटिटी, यहां पर प्राइस। अब हमें पता है कि मार्केट के अंदर फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ अ फर्म है। तो सपोज हमारे पास अभी कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि अभी हमारी जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है। यहां पर भी हम क्वांटिटी रखेंगे, यहां पर अभी हमारी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये हमारे पास प्राइस आया और ये प्राइस हम यहां पर लेके चल रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम में है हमारे पास अभी शॉर्ट रन में, ये शॉर्ट रन है, अभी शॉर्ट रन चल रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास है किसमें, इक्विलिब्रियम में। अब ये इक्विलिब्रियम में है हमारे पास, तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में तो हो सकता है ज्यादा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और ये AR इज इक्वल्स टू MR। हमारी प्रोडक्शन हो रही है इस पॉइंट पे और ये है हमारे पास प्रॉफिट। ये एरिया शेडेड है प्रॉफिट। अब सपोज मार्केट के अंदर कुछ चेंज आया और इस गुड की डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। अब क्योंकि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया है तो मार्केट में अब प्राइस इंक्रीज हो गया, मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुआ है। मार्केट में जब प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी भी जो है सप्लाइड वो भी ज्यादा हो रही है। पहले अगर Q थी अब Q स्टार हो गई है। तो ये है हमारा शॉर्ट रन सिनेरियो, इसके अंदर हम पॉजिटिव कमा रहे हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। बट इन लॉन्ग रन हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता इसको हम समझेंगे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म से। हमारे लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। हाँ, जो भी मार्केट में सेलर है वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाता है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का क्या मतलब है कि वो जितनी उसकी कॉस्ट थी टोटल कॉस्ट और जो उसका रेवेन्यू आ रहा है वो इक्वल है। अब जीरो कॉस्ट पे वो क्यों, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में इंप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। इंप्लिसिट कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली। तो उसका जो टाइम का वो कॉस्ट लेके चल रहा है वो भी रिकवर हो रहा है, जस्ट रिकवर हो रहा है। ये ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है हमारे पास। तो ऐसा करने के लिए हमारा लॉन्ग रन में हम एक कर्व बना के देखते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आते हैं लॉन्ग रन में जब चेंजेस आते हैं। क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी। अब सपोज अभी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मार्केट हमारी चल रही है। ये हमारे पास डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये वाला प्राइस हमारे पास अभी मार्केट में प्रिवेल करता है। और इसी जब अगर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है तो हम कहां पर हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जहां पर ATC भी MR और MC की इक्वल है। जैसे कि मैंने बताया हमारा प्रॉफिट होता है P माइनस ATC। अगर प्राइस ATC के इक्वल हो जाएगा तो हमारे प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम जहां पर ATC बिल्कुल मिनिमम है। जहां पर ATC मिनिमम होता है उसको कहते हैं एफिशिएंट स्केल, कि यहां पर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है हमारी। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉस्ट मिनिमम है। तो अगर अब मार्केट में कोई चेंज आता है, यहां पर अभी हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में क्या होगा, सपोज डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो शॉर्ट रन में प्राइस इंक्रीज हो गया। जब प्राइस इंक्रीज हो गया हमारे पास P से P डैश हो गया तो हमारी क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी। पहले सपोज Q थी, अब वो Q डैश होगी। क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ प्रॉफिट भी हमारे पास आ रहा है। ये जो एरिया है शेडेड, ये प्रॉफिट आ गया नया। अब जो है ये मार्केट अट्रैक्टिव हो गई क्योंकि हम लॉन्ग रन में फ्री एग्जिट और एंट्री ऑफ फर्म अलाउ करते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट आया है तो लोग सेलर्स जो है इससे जुड़ना चाहेंगे मार्केट से। जब सेलर्स इस मार्केट से जुड़ेंगे तो वो सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी मार्केट में। जब क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है
तो प्राइस जो है वो वापस पी पे आ जाएगा। अब प्राइस वापस पी पर तो आ गया है, तो इससे पता क्या चला, जब प्राइस वापस पी पर आ गया तो इकोनॉमिक प्रॉफिट फिर से जीरो हो गया हमारे पास। जब इकोनॉमिक प्रॉफिट फिर से जीरो हो गए हैं पर हमारी क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई है, पहले क्यू थी अब क्यू डैश है, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इन लॉन्ग रन, बट इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा जीरो ही रह रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ फर्म्स है। अगर इसका हम कन्वर्स लें और हमारी डिमांड सपोज कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाएगा, फर्म्स को लॉसेज होने लग जाएंगे तो कुछ फर्म्स एग्जिट करेंगी। अगर फर्म कोई एग्जिट करेगी तो सप्लाई भी कम होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और लेवल वही आ जाएगा, प्राइस का लेवल वही हो जाएगा और हमारे पास फिर से नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे जिनको हम बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये था हमारे पास लॉन्ग रन एनालिसिस। अब इस पे अगर हम एक चीज देखें, अब सप्लाई कर्व हम बनाकर देखते हैं लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव मार्केट का। अगर अब हम सप्लाई कर्व बनाकर देखें तो हमें पता है कि लॉन्ग रन में प्राइस क्या प्रिवेल कर रहा है, सिर्फ पी। बट अगर प्राइस बढ़कर कम हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस गिरकर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो हमेशा यही रहेगा पर क्वांटिटी वेरी कर सकती है। मतलब सेम प्राइस पर जितनी मर्जी क्वांटिटी मार्केट में आ सकती है और जा सकती है, जितनी मर्जी आप बेच सकते हो, जितनी मर्जी आप खरीद सकते हो। तो ये है लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन में हमारे पास क्या था, एबीसी के ऊपर वाला जो पोर्शन था मार्जिनल कॉस्ट का, वो था हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। बट लॉन्ग रन में हमारे पास ये सप्लाई कर्व है जो कि है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो। ये कब होगा, जब कंडीशन थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। अगर सपोज हम पेंटर्स की बात करें, पेंटर्स जो हैं उनकी कॉस्ट इनहेरेंट होती है, मतलब उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर किसी की एबिलिटी कम है तो उसकी कॉस्ट पेंटिंग की ज्यादा है, तो उस केस के अंदर हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि विद इंक्रीज्ड एबिलिटी हमारी कॉस्ट कम हो रही है, या कभी विद डिक्रीज्ड एबिलिटी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारी क्वांटिटी उस तरह से डिपेंड कर रही है, उस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो ये है हमारे पास लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर पसंद नहीं आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं पसंद क्यों नहीं आई, इससे हमें इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।